हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 जो कि वर्ष 2021 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, देख सकते हैं यह प्रश्न पूछा गया था आपका 30 दिसंबर 2021 को। ठीक है, सीटेट पेपर 1 में सीडीपी से जो प्रश्न पूछा गया था 30 दिसंबर 2021 को, वह सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, और यह सभी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीडीपी का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से आपको बहुत फ़ायदा होगी, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेशन होती है एग्जाम में, और क्वेश्चन की पैटर्न जो होती है ठीक इसी तरह से क्वेश्चन की पैटर्न होती है आपकी परीक्षा में जो पूछी जाती है प्रश्न, ठीक इसी तरह की प्रश्न पूछी जाती है। ठीक है, तो यदि आपको सीटेट की एग्जाम पास करना है तो यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से आपको बहुत फ़ायदा होगी। क्वेश्चन की पैटर्न मालूम होगी, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने की परीक्षा में मिलेगा अभी। ठीक है, तो यदि आपको सीटेट पास करना है तो यही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, आप निश्चित रूप से आप सीटेट को पास कर जाइएगा। 2011 से 2024 तक जितने भी सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, 2011 से 2024 तक में जितने भी सीटेट की एग्ज़ाम हुआ है शिफ्ट में, ठीक है, जितने भी डेट में एग्ज़ाम हुआ है वो सभी क्वेश्चन यदि आप पढ़ लेते हैं 2011 से 2024 तक, तो आप निश्चित रूप से सीटेट पास कर जाएंगे। ठीक है, तो हम आपके लिए लगातार 2011 से 2024 तक सीटेट पेपर 1 में जितने ही परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो आज हम शुरुआत करेंगे सीटेट पेपर 1 में। सीटेट पेपर 1 का सवाल सीडीपी से, जो कि 30 दिसंबर 2021 को यह प्रश्न पूछा गया था आपका सीडीपी से। चलिए शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं कि सीडीपी से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, तो वह सभी 30 नंबर का प्रश्न आज इस वीडियो में आप पढ़िएगा। ठीक है, सीडीपी का। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। सीडीपी का पहला क्वेश्चन लगाते हैं आपके सामने। प्रश्न है कि एक बालिका कूदना सीखने से पहले, ठीक है, चलना और उछलना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है, तो विकास के किस सिद्धांत को यह दर्शाती है? बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। ठीक है, यह सिद्धांत क्या है? विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है, जिसके कारण एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीख जाती है। ठीक है, तो यह विकास का सिद्धांत कौन सा है? तो विकास का पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का सिद्धांत है यह। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है मेरे दोस्त कि बालकों की वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? बालकों की वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? तो देखिए, बालकों की वृद्धि और विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन शामिल होता है। ठीक है, तो दोनों मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन शामिल होता है बालकों की वृद्धि और विकास में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका चला जाएगा ऑप्शन थर्ड, दोनों मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्त। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है, जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं? कौन सा कारक है जो बच्चों के विकास को प्रभावित करता है? बताइए। तो ये आपका प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो आपका लालन पोषण जो है, ठीक है, लालन पोषण जो है ये आपका विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये आपका लालन पोषण जो कारक होता है भौतिक एवं दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है, जो किसी बालिका के अनुभव को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन चलेगा ऑप्शन 3 की तरफ चला जाएगा, लालन पालन। ठीक है, ये आपका क्या है? तो यह भौतिक एवं दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है, जो किसी बालिका के अनुभव को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? देखिए, बच्चों के लिए समाजीकरण की
जो पहली संस्था होती है, प्राथमिक संस्था, ये आपका परिवार होती है, ठीक है। परिवार से ही बच्चे सीख कर आते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक सामाजिकरण कहा जाए तो परिवार होते हैं, उसके बाद आस पड़ोस, ठीक है। तो परिवार एवं आस पड़ोस जो होते हैं, ये आपका किसी भी बच्चे के लिए प्राथमिक सामाजिकरण संस्था होती है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 की तरफ चला जाएगा इसका राइट आंसर, परिवार एवं आस पड़ोस, ठीक है। ये क्या है, तो बच्चों के लिए सामाजिकरण की प्रथम संस्थाएं हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने कि कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयोन देगी तो वह उसे भी एक क्रेयोन देगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि कमल जो है वह तनु से कहता है कि यदि तुम मुझे एक क्रेयोन देगी तो मैं भी तुम्हें एक क्रेयोन देगा ताकि उपहार के लेन देन में समानता हो, ठीक है। यानी तुम मुझे जो दोगे मैं भी सेम वही चीज़ मैं तुमको दूंगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता दिखाई दे, ठीक है। तो कमल जो है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर है, पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर में हो जाएगा आपका यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, ठीक है। कमल जो है लॉरेंस कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण पर है, तो यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, ठीक है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा होते हैं और इस समझ को प्रतीक वस्तुओं को स्पष्ट करते हैं, लेकिन संरक्षण कौशल की कमी है। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को प्रतीक वस्तुओं को स्पष्ट करते हैं, लेकिन संरक्षण कौशल की कमी है। बताइए यह क्या है आपका आंसर, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या है कि इसमें जो है खेल संबंधी विचार साझा होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास के जो है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में खेल संबंधी विचार एक दूसरे के साथ हम साझा करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, संरक्षण कौशल की कमी होती है। तो ऑप्शन आपका 3 इसका राइट आंसर होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है। एक 6 वर्षीय बालिका है जो सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है, ठीक है। यद्यपि आंखों के सामने ही पानी एक दूसरे बर्तन में पलटा गया है, पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता के कमी के कारण है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पियाजे के अनुसार बालिका की सोच की योग्यता जो है ये आपका केंद्रीयता, ठीक है। केंद्रीयता की कमी के कारण ऐसा सोच है बालिका में, किसके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है। केंद्रीयता इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्ची को लगता है कि लंबे गिलास में जो है लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है, ठीक है। तो यह दर्शाता है कि बच्ची को जो है ना, बच्ची में केंद्रीयता की क्या है, कमी है, जिसके कारण उसको लगता है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है। तो जीन पियाजे के यह जो है सोच जो है जीन पियाजे के
किस योग्यता की कमी को दर्शाता है बच्चे में? तो केंद्रीयता की कमी को दर्शाता है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीयता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि बच्चा, मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, एक बच्चा कहता है कि मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अध्यापक कहता है यह कौन सा टुकड़ा आना चाहिए, यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि ये बिल्ली के पैर है। बच्चा कहता है पंजे। ठीक है, अध्यापक कहते हैं कि यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि ये बिल्ली के पैर है। तो बच्चे जवाब देते हैं कि पंजे आना चाहिए। फिर अध्यापक कहता है बच्चे से, सही कौन सा टुकड़ा पंजे जैसे दिखता है, सही कौन सा टुकड़ा पंजे जैसे दिखता है। तो बच्चा बोलता है यह वाला। ठीक है, तो उपर्युक्त बातचीत में सामाजिक अंतःक्रिया की किस विशेषता पर प्रकाश डाला जा रहा है? राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा इसके फोल्डिंग का। ठीक है, इसके फोल्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो है ना, ये सामाजिक अंतःक्रिया के इस फोल्डिंग पर जो है विशेषता पर प्रकाश डाला जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके फोल्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है दोस्तों, लय वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक का सिद्धांत किससे संबंधित है? लय वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है, यह आपका क्वेश्चन है। तो लय वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संबंधित होती है। तो ऑप्शन जो है एक राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्त, पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? ठीक है, तो बच्चे जो है ना स्वतः स्फूर्त गतिविधि से सीखते हैं। बच्चे जो है स्वतः क्या है, स्फूर्त गतिविधि से सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय, भावनाएं और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो उसमें निम्नलिखित में से बुद्धि कही जाएगी। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार, योग्यताएं समझने की योग्यता है, ठीक है, तो उसको कौन सी बुद्धि कहा जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर। तो उसको बुद्धि कहा जाएगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहा जाएगा। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहा जाएगा क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में जो है बताया गया है कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अनुसार हम किसी दूसरे व्यक्ति के अभिप्राय, भावना और व्यवहार को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इस बुद्धि के माध्यम से हम किसी व्यक्ति के भावना, व्यवहार आदि के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए, इससे क्या चिन्हित होता है? अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए, इससे क्या चिन्हित होता है? तो इससे जेंडर रूढ़िवादिता जो है ना चिन्हित होती है। ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता चिन्हित होती है कि महिला है तो नर्स होगी, पुरुष है तो पायलट बनेगा। ठीक है, तो यह क्या दर्शाता है आपका समाज में? जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, जेंडर रूढ़िवादिता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, कथन ए है। कथन ए में दिया हुआ है कि बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में
मुद्रित सामग्री समृद्ध परिवेश आवश्यक है। अब इसका कथन का कारण दिया हुआ है। भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ठीक है, कथन जो है ये बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित सामग्री समृद्ध परिवेश आवश्यक है। ये तो कथन सही है। और इस कथन का कारण दिया हुआ था भावनाओं की अधिगम में। ठीक है, भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। हाँ, तो ये भी कथन आपका सही कि भावनाओं की अधिगम में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ए और आर दोनों कथन आपका सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, यानी भावना के बगैर भी हम क्या है अधिगम कर सकते हैं। तो ए जो है आपका, आर जो है आपका सही व्याख्या नहीं करती है ए की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है दोस्त, जब हरजोत को अपने प्रदंत कार्य में सितारा नहीं मिलता है तो वह बहुत परेशान हो जाती है। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रूप अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता तो वह बहुत परेशान हो जाती है। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रूप अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगी? राइट आंसर बताएंगे तो उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपने काम दोहराने के लिए कहना। ठीक है, उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपने काम दोहराने के लिए कहना। ठीक है, ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? तो पोर्टफोलियो की विशेषता कौन नहीं है बताइए। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन है यहाँ पोर्टफोलियो की विशेषता में पहला है कथन, पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों का संकलन है और विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालते हैं। ये तो सही कथन है, लेकिन हमको जो विशेषता नहीं है उसको चुनना है। पोर्टफोलियो की विशेषता जो नहीं है उसको चुनना है। तो एक तो कथन सही है आपका, विशेषता है यहाँ पे पोर्टफोलियो को, जो नहीं है विशेषता उसको चुनना है। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अभिकल्प करने, संग्रह करने और मूल्यांकन में संलग्न करते हैं। ये भी कथन सही है। तीसरा कथन कि पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को स्वयं की अधिगम प्रगति के आकलन में संलग्न करके स्वनियमन को समुन्नत करते हैं। ये भी कथन सही है। और चौथा कथन है आपका, पोर्टफोलियो में असमर्थ परीक्षण और क्यूच होते हैं और अधिगम के परिणाम को सुनिश्चित करते हैं। नहीं, क्यूच नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपका विशेषता नहीं है पोर्टफोलियो का। ठीक है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा आपका। पोर्टफोलियो में असमृद्ध परीक्षण और क्यूच होते हैं और अधिगम के परिणाम को सुनिश्चित करते हैं। ये आपका कथन जो है असत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? कक्षा में क्या करना चाहिए बताइए। तो पहले कथन को पढ़ लीजिए। विशेष बालक के सशक्त पक्ष, रुचियों और आवश्यकताओं को पहचान करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं का निरादर करना और एक समानता सुनिश्चित करना। तीसरा है अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों का अनुकरण करना। और चौथा है प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाना। अब यहाँ पर राइट आंसर बताइए। एक समान कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए?
तो यहाँ पर विशेष बालक के सशक्त पक्ष, रुचियों और आवश्यकता को पहचान करना चाहिए, एक कथन सही है। उसके बाद अधिगम को सहज बनाने के लिए आकरण युक्तियों का अनुकूलन करना, ये भी कथन सही है। प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाना, हाँ ये भी कथन सही है। तो आपका कथन जो है 1, 3 और 4 राइट कथन है, ठीक है। 1, 3 और 4 आपका राइट कथन है, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन 3 में है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए, समान कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने के लिए, ठीक है। एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो विशेष बालक के सशक्त पक्ष, रुचियों और आवश्यकताओं को पहचान करना चाहिए। उसके बाद अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों का अनुकूलन करना चाहिए, और उसके बाद प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत शिक्षा का योजना बनाना चाहिए। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है दोस्तों कि प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और सांवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता संचारण में शाब्दिक क्षीणता और अशाब्दिक होना, नित्य क्रमों पर अन्य व्यक्तियों के अति निर्भरता और दूसरों से नजर चुराना किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण है, बताइए इसका राइट आंसर। तो ये है आपका स्वलीन स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्वलीन स्पेक्ट्रम बच्चों का यह लक्षण होता है, दूसरे को देख करके आंखें चुरा लेना, ठीक है। प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और संवेगिक जानकारी के प्रति असंवेदनशीलता होना, यह लक्षण है आपका स्वलीन स्पेक्ट्रम वाले बच्चे को, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वलीन स्पेक्ट्रम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूह से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं रहेगी, बताइए इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूहों से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं रहेगी। कथन दिया हो, कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल होने के अवसर देना, अवसर तो देना ही चाहिए बच्चे को। विद्यालय की सभी गतिविधियों में बच्चों को सहभागिता सुनिश्चित करना, हाँ ये भी तो सही कथन है। तीसरा कथन है बच्चों की उपस्थिति और ठहराव की नियमित मॉनिटरिंग, और चौथा कथन समूह समृद्धता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करना। नहीं, कोई यदि वंचित वर्ग से कोई बच्चे स्कूल में जाते हैं, कक्षा में जाते हैं, तो उनको ये नहीं है कि तुम गरीब वर्ग से आ रहे हो, गरीब फैमिली से आ रहे हो, गरीब परिवार से आ रहे हो, तुमको अमीर लोगों के बच्चे के साथ नहीं बैठना है, ऐसा एक शिक्षक को नहीं करना चाहिए। तो समूह समृद्धता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करना, ये आपका क्या है, एक वंचित क्या है, ये एक आपका वंचित समूह से आने वाले बच्चों को शामिल करने का प्रभावशाली तरीका नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। आपका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, समूह समृद्धता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करना। ऐसा नहीं कि जो वंचित वर्ग से बच्चे आ रहे हैं स्कूल में उसको अलग बैठाना है, जो समृद्ध वर्ग से आ रहे हैं बच्चे उसको अलग बैठाना नहीं, जो समृद्ध वर्ग से बच्चे आए हैं वो भी, और जो वंचित वर्ग से बच्चे हैं वो भी, उन दोनों को एक साथ बैठा करके शिक्षा देना है, अलग अलग बैठा करके नहीं, ठीक है। तो यही जो है आपका समूह समृद्धता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करना, ये आपका वंचित वर्ग के बच्चों के लिए क्या है, यह उद्देश्य नहीं है एक कक्षा में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न की निम्नलिखित का मिलान करें। दिव्यांगता, ठीक है, दिव्यांगता पूछ रहा है, दिव्यांगता पूछ रहा है, ठीक है। दिव्यांगता क्या है, तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि दिव्यांगता क्या है, तो डिस्ग्राफिया, ठीक है, डिस्ग्राफिया ये आपका क्या है, दिव्यांगता है, ठीक है।
तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, क्या होगा? मिलान करना है। तो देखिए मिलान करना है आपको, तो ए का क्या हो जाएगा? ए का यहाँ पर दिया हुआ है डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया है, ठीक है। तो डिस्फेजिया में जो है भाषाई विकार जो संप्रेषण कौशल और अवबोधन की अवस्था को प्रभावित करता है। ये क्या होता है आपका? डिस्फेजिया होती है, ठीक है। डिस्फेजिया में क्या होता है कि भाषाई विकार जो संप्रेषण कौशल और अवबोधन की योग्यता को प्रभावित करता है। तो आपका ए का 4 हो जाएगा, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा मिलान करने में? तो ए का 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी देखा जाए तो बी है डिस्प्रेक्सिया। तो डिस्प्रेक्सिया जो है वह दिव्यांगता जो लिखने की योग्यता को प्रभावित करती है, ठीक है, डिस्प्रेक्सिया, ठीक है। उसके बाद है तो आपका बी का 2 हो जाएगा, ठीक है। बी का क्या हो जाएगा? सॉरी, बी का आपका 1 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? बी का 1 हो जाएगा। डिस्प्रेक्सिया क्या है आपका? बी का 1 हो जाएगा। संतुलन, सूक्ष्म गामक नियंत्रण और गति बोधक समन्वय और रोजमर्रा के काम करने में कठिनाई होना, ये आपका है कौन सा विकार? तो यह आपका है डिस्प्रेक्सिया है। तीसरा है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया है। तो डिसकैलकुलिया किस विकार से संबंधित है? तो सी का क्या हो जाएगा? तो सी का हो जाएगा 3। डिसकैलकुलिया जो है ये आपका गणितीय विकार से संबंधित होता है। तो आपका बी का 3 हो जाएगा। वह दिव्यांगता जो शिक्षार्थियों की गणितीय गणनाओं को करने की दक्षता को प्रभावित करता है, क्या होता है आपका? डिसकैलकुलिया होती है, ठीक है। मिलाव है तो आपका चौथा यानी डी डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया जो है आपका भाषाई विकार जो संप्रेषण कौशल और अवबोधन की योग्यता को प्रभावित करता है, ये क्या होता है आपका? डिस्ग्राफिया होता है, ठीक है। क्या होता है आपका? डिस्ग्राफिया होता है। तो मिलान करने वाला था तो मिला लिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, ठीक है, सी का 3 और डी का 4, ठीक है। ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, क्योंकि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित करते हैं? अध्यापक जो है किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित करते हैं? तो शिक्षार्थियों को समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना, ठीक है। बच्चे को अवसर देना है आपको कक्षा में, ठीक है। तो शिक्षार्थियों को समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीकों को अपनाने के लिए अवसर देना। तो अवसर देना यानी आपका थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अध्यापक को बच्चों में रचनात्मक चिंतन पोषित करने के लिए शिक्षार्थियों को समस्या के समाधान के लिए विभिन्न तरीके अपनाने के लिए अवसर देना आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि बच्चे को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए? बच्चे को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए? यहाँ पर दिया हुआ है पहला कथन है समस्या की पहचान, परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का संग्रह। पहला कथन है। दूसरा है दूसरा कथन है आंकड़ों का संग्रहण, परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण। तीसरा ऑप्शन है समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना का परीक्षण। आपका यही थर्ड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यही आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे को किसी समस्या समाधान के ढूंढने के क्रम को अपनाना चाहिए। तो किस क्रम को अपनाना चाहिए? तो समस्या को पहले परिभाषित करना,
कि समस्या किस प्रकार का है, उसके बाद समस्या का विश्लेषण करना, उसके बाद परिकल्पना का निर्माण करना, उसके बाद परिकल्पना का परीक्षण करना, यानी ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि वह शिक्षिका जो यह मानती है कि अधिक अध्ययन करने से उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है? तो बच्चों के प्रयत्न को। ठीक है, यदि एक शिक्षिका यह मानती है कि हम अधिक ज़्यादा पढ़ा रहे हैं तो हमारे छात्र अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो बच्चों की सफलता का यह श्रेय किसको देती है? तो बच्चों के प्रयत्न को, यानी बच्चे मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर है, बच्चों के प्रयत्न को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए? एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए? तो जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से। ठीक है, एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए? तो जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है कि किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है? किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है? तो सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि पीटर कहता है मैं असफल हूं क्योंकि मैं मूर्ख हूं और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा, यह क्या दर्शाता है? पीटर कहता है मैं असफल हूं क्योंकि मैं मूर्ख हूं और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा, यह क्या दर्शाता है? तो यह आपका सीखी गई निस्सहायता को दर्शाता है। ठीक है, सीखी गई निस्सहायता को दर्शाता है आपका ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डैश का प्रयोग डैश को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डैश का प्रयोग डैश को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभव जनित अधिगम सम आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुभव जनित अधिगम का प्रयोग करना और समालोचनात्मक चिंतन करना। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है दोस्त, विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है? विद्यार्थियों के अधिगम में, ठीक है, अधिगम मतलब होता है सीखना, तो विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है? तो जब अध्ययन सामग्री को संकलात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए। जब अध्ययन सामग्री को संकलात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए तब विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। अध्ययन सामग्री को संकलात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे? बताइए कौन से अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे? तो वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को बताती है
कि उन्हें कौन गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी है और दूसरी क्रिया में जाने के समय संगीत की धुन बजा देती है। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है तो इसका अर्थ है, तो देखिए जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है तो इसका अर्थ है कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था क्या है, असफल है। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था क्या है, असफल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह व्यवस्था क्या है, असफलता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है 4 राइट आंसर होगा, यह व्यवस्था असफलता है, असफल है। ठीक है, तभी तो बच्चे जो है ना परीक्षा में क्या है, असफल हो रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था क्या है, पूरी तरह से असफल है, जिसके कारण विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये लास्ट प्रश्न है आपका सीडीपी का, प्रश्न नंबर 30 है। प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है अभिकथन ए, विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने में अपनी स्वाभाविक रुचियों को पोषित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए, जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग करना, प्रयोग एवं परीक्षण करना, ब्रेन स्टॉर्मिंग और परिचर्चाएं करना। एक कथन है, इसका यहाँ कारण दिया हुआ, अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक है। सही विकल्प को चुनना है आपको। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, ए और आर दोनों कथन सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, यानी विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने में स्वाभाविक रुचियों को पोषित करने के लिए अवसर देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग करना, प्रयोग एवं परीक्षण करना, ब्रेन स्टॉर्मिंग और परिचर्चा करना। ठीक है, और यहाँ पर कारण है अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक होता है। ठीक है, बच्चे जो है ना वातावरण से इंटरेक्ट करके सीखते हैं। तो ए और आर दोनों सही कथन है और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो ऑप्शन ए का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका 30 दिसंबर 2021 को सीटेट पेपर 1 में सीडीपी से जो प्रश्न पूछा गया था सभी प्रश्न समाप्त हुआ सीडीपी का। वीडियो पर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगा तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।